Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, this is Chapter 5 of Sales of Goods Act. Last lecture में हमने complete किया था Chapter number 4, which is Performance of the Contract. इस क्लास में हम शुरू करेंगे Chapter number 5. This will be the last chapter of SOGA that will complete your section C. This is Rights of an Unpaid Seller and Auction Sale. पहले हम समझते हैं कि अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर एंड एक बायर। सेलर होता है जो सामान बेचता है एंड बायर होता है जो सामान खरीदता है। सपोज कि सेलर ने सामान बेच दिया बायर को, बट बायर ने अभी पैसे नहीं दिए। सो इन दिस केस द सेलर इज टर्म्ड एज अनपेड सेलर। जब सेलर को पेमेंट नहीं हुई होगी अपनी सेल की, तब वो बन जाएगा अनपेड सेलर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अनपेड सेलर एंड इट्स राइट। अब जो सेलर जिसको अपने पैसे नहीं मिले, उसने अपना सामान तो बेच दिया, बट नोट माय पॉइंट, बेच दिया अभी, दैट इज अभी सेल हुई है। अभी सेल मीन्स ओनरशिप हुई है। सेल में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज ओनरशिप एंड द अदर वन इज पोजेशन। ठीक है जी। अब अनपेड सेलर मीन्स उसने अपना सामान बेच दिया और अभी उसको पैसे नहीं मिले, तो उसके क्या राइट्स बनते हैं, बेसिकली हम वो देखेंगे। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि ओनरशिप अभी गई है या नहीं गई। ऑब्वियसली अगर सेल होगी तो ओनरशिप तो चली जाएगी ना। बेसिकली हमने पोजेशन का देखना है कि पोजेशन अभी उसके पास गई या नहीं गई। राइट्स ऑफ अ अनपेड सेलर, उसके दो राइट्स होते हैं। अगेंस्ट द गुड्स, वो गुड्स के प्रति क्या अपना राइट बना सकता है, और अगेंस्ट द बायर, और बायर के प्रति उसके क्या राइट्स हैं, जिसको उसने सामान बेचा है उसके प्रति उसके क्या राइट्स हैं। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, वेयर द प्रॉपर्टी हैड पास टू द बायर। जहाँ पे प्रॉपर्टी पास हो चुकी है बायर को, मीन्स सामान अभी पोजेशन के पास, पोजेशन का हमें पता नहीं, बट ओनरशिप उसके पास चली गई है। ठीक है जी। सेकेंड इज व्हेन द प्रॉपर्टी हैड नॉट पास टू बायर। पहले हम करेंगे व्हेन द प्रॉपर्टी हैड पास टू द बायर। इसमें हमने देखना है राइट टू लर्न, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। ठीक है जी, आज हम इतना कवर करेंगे। Section 45 of the Act defines an unpaid seller as the seller of the goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this Act when the whole of the price has not been paid to the or tendered। जब पूरा प्राइस अभी सेलर को नहीं मिला, उसके पूरे पैसे भी पेंडिंग है। सेकेंड, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and conditions on which it is received has not been fulfilled by the reason of dishonor of the instrument or otherwise। अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अभी बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया हमें, ठीक है जी, पर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। सपोज उसने हमें एक चेक दिया था, उसने कहा था बैंक से जाके विड्रॉ करवा लेना पैसे, बट जब हम पैसे विड्रॉ करवाने गए तो उसका बैंक अकाउंट खाली था। सो इन दिस केस जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि हम अनपेड सेलर बन गए, मतलब हमारे पैसे अभी तक हमारे पास नहीं आए। एनी पर्सन हु इज इन द पोजेशन of a seller is also a seller and may exercise his rights conferred upon him as an unpaid seller in the above said circumstances. For instance, an agent of the seller to whom bill of lading has been endorsed is in the position of the seller and may exercise rights of the unpaid seller. For example, कि अब सेलर को पैसे नहीं मिले, पर सेलर का एक एजेंट है जो इस सामान में डील कर रहा था। ऑब्वियसली अगर एजेंट को नहीं पैसे मिले तो हम एज्यूम करेंगे कि सेलर को ही नहीं पैसे मिले, तो हम एजेंट को भी एज अ अनपेड सेलर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमने देखा था कि उसके दो राइट्स होते हैं, पहला अगेंस्ट द गुड्स एंड द अदर वन अगेंस्ट द बायर। अब हम पढ़ेंगे पहले अगेंस्ट द गुड्स। द अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द गुड्स वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर और नॉट। अब प्रॉपर्टी उसके पास अभी तक जा चुकी है या नहीं हमें ये नहीं पता, प्रॉपर्टी मीन्स पोजेशन, पर
ओनरशिप उसके पास जरूर चली गई है, मतलब सेल हो चुकी है पर सामान अभी सेलर के पास ही पड़ा है। तो जब सामान सेलर के पास पड़ा है और ओनर उसका बायर है, इन दैट केस सेलर क्या क्या कर सकता है अपने सामान के साथ? पहले तो होता है राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ यहीं पे। राइट ऑफ लियन क्या होता है कि अपने पास ही पोजेशन रख लेनी। सपोज ये सेलर है और ये बायर है, ये बहुत दूर बैठे हैं, ठीक है। ये जो सामान है ना, ये ट्रक पे जाना है फ्रॉम द सेलर टू बायर, ठीक है, ट्रक के थ्रू सामान जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सेलर और बायर की आपस में बात हो गई है। सेलर ने कहा हाँ जी, अब आप इस सामान के XYZ सामान के आप ओनर बन चुके हो, ठीक है, तो मैं आपको सामान ना 2-3 दिन के बाद दे दूंगा। अभी पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास, ठीक है जी। अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने बायर को बोला कि आप ना मेरे को पैसे दे दो, तो मैं आपको ओनरशिप मैं आपको पोजेशन दे देता हूँ, मैं आपको सामान भेज देता हूँ। अब क्या हुआ कि ओनर जो बायर है, जो अब ओनर बन चुका है उस सामान का, वो पैसे नहीं दे रहा। तो अब राइट ऑफ लियन क्या कहता है? राइट ऑफ लियन कहता है कि सेलर अपने पास ही इस चीज की पोजेशन रख लेगा। जब तक उसको पैसे नहीं मिलते तब तक वो सामान अपने पास रखेगा। चाहे बायर ओनर बन चुका है पर सेलर के पास राइट है, वो सामान अपना अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स ये ट्रक पे सामान जा रहा था, ठीक है जी, ट्रक बीच रास्ते में था। अब सेलर को कहीं से पता चल गया कि बायर ने पैसे उसको नहीं देने। अब सेलर क्या करेगा? सेलर ये ट्रक को यहीं पे रोक लेगा और आगे से जाने से मना कर देगा और बायर तक सामान नहीं पहुंचाएगा और ये वापस सामान की पोजीशन सेलर के पास आ जाएगी। दिस इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। थर्ड इज राइट ऑफ रीसेल। अब सामान सेलर के पास है, बायर उसको पैसे दे नहीं रहा, तो अब सेलर के पास क्या राइट है कि सेलर किसी और को, सी पर्सन को सामान सेल कर सकता है। चाहे ओनर उसका अब बी है, पर ये ओनरशिप कैंसिल होके सी के पास आ जाएगी। दीज वर द 3 राइट्स जो वो गुड्स के ऊपर अपना हक जमा सकता है। कौन? अनपेड सेलर, जिसको भी पैसे नहीं मिले, उसके हक के पैसे नहीं मिले। Let's read it. Right of lien. A lien is a right to retain the possession. Retain means अपने पास रखना, possession means वो सामान, of the goods until some claim due to against it is satisfied. Claim means उसके पैसे उसको जब तक नहीं मिल जाते। An unpaid seller has a right of lien. As I said कि वो सामान की possession अपने पास रख सकता है। Ownership चाहे चली गई है but possession अभी भी seller के पास ही है। An unpaid seller of the goods who has the possession of the goods is entitled to retain the possession of them until the payment or tender of the price. टेंडर भी पैसे ही बोलते हैं, ठीक है जी। जब तक उसको उसके पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो अपने पास सामान रख सकता है। अब कब कब ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होगी, कब कब ये राइट एप्लीकेबल होगा? गुड्स वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। क्रेडिट पे सामान नहीं दिए होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम क्रेडिट पे कोई सामान दे देंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर वो पैसे तो देगा ही नहीं बायर। जब डेट डिसाइड होगी तब भी बायर पैसे देगा ना, तो क्रेडिट पे सामान नहीं होने चाहिए। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। अब एक तो केस है कि क्रेडिट पे नहीं दिए होने चाहिए, तब ये राइट वो एप्लीकेबल कर पाएगा। और दूसरी बात है कि अगर क्रेडिट पे दिए हैं, तो सपोज हमने बोला कि हम ना आपको 7 डेज के लिए उधार पे दे रहे हैं ये सामान, ठीक है जी, 8th डे पे आप पेमेंट कर देना। अब 8th डे पे पेमेंट नहीं हुई, तब सेलर के पास राइट बनता है वो गुड्स अपने पास ही रख ले। वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ऑब्वियसली जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे देने के लिए है नहीं, तो सेलर को राइट मिल गया राइट ऑफ लियन का। लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों ये जो बेसिक हमारा सिनेरियो ही है चैप्टर का, वो है अनपेड सेलर, तो ऑब्वियसली उसको पैसे नहीं मिले, दिस इज नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस। पार्ट पेमेंट ऑफ द प्राइस कैन नॉट बी टर्मिनेट एज लियन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ी सी पेमेंट कर दी है और थोड़ी सी पेमेंट अभी रहती है, इन दैट केस सेलर अपने पास पोजेशन नहीं रख सकता। The unpaid seller may exercise his lien even when he is acting as a bailee or as a agent.
Where the unpaid seller has made the part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on रिमाइंडर. अगर हमने थोड़ी सी गुड्स दे दी हैं और थोड़ी सी भी रहती है तो हम जो रहती हैं उस पर ये राइट ऑफ लियन कर लेंगे. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. अब पार्ट डिलीवरी हुई है मतलब हमने आधा सामान बायर को दे दिया है. ओनरशिप तो पूरी बायर के पास है ही है. हमने आधा सामान बायर को दे दिया है और आधा सामान अभी हमारे पास ही है. When an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainders unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. अब जो ये सामान पेंडिंग पड़ा है हमारे पास, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? राइट ऑफ लियन. अब लॉस ऑफ लियन. Once the possession is lost, the lien is also lost. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब हम लेन किस पे लगा सकते थे? सामान पे. और सामान ही हमारे पास से चला गया, हमने बायर को सामान ही दे दिया, तो लेन किस पे लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है. द अनपेड सेलर लूजेज हिज राइट्स ऑफ द लेन इन द फॉलोइंग केसेस. बाय द डिलीवरी टू द कैरियर. When the goods are delivered to carrier on the or the bailee for the purpose of transmission to the buyer without receiving the right of the disposal of the goods, the unpaid seller loses his rights of lien. अब सपोज सेलर और बायर के बीच में डील हुई थी, ठीक है जी. अब ओनरशिप तो बायर के पास है ही है पर पोजेशन थी सेलर के पास. सेलर ने क्या किया? सेलर ने पोजेशन दे दी बायर को, मतलब उसने सामान दे दिया. तो अब थोड़ी वो लियन को एक्सरसाइज कर पाएगा. वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब तक उसके पास सामान था तब तक वो लियन एक्सरसाइज कर सकता था. अब पोजेशन भी किसके पास आ गई है? बायर के पास. तो अब वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. ठीक है जी. एग्जाम्पल आप खुद रीड करना. बाय द डिलीवरी टू द बायर. When the buyer or his agent lawfully obtains possession, the unpaid seller loses his rights. ऊपर क्या था कि हमने डिलीवरी कैरियर को दी है. यहाँ पे हमने अभी बायर को नहीं दी. ये जो रास्ते में ट्रक जा रहा था ना, ये बायर का ही, ये बायर ने ही ट्रक भेजा था. तो अगर हमने ट्रक में सामान रख दिया मीन्स हमने बायर को दे दिया. इसमें डायरेक्टली बायर को दे देना मतलब बायर के पास ही सामान चला गया, तो ऑब्वियसली राइट भी हमारे पास चला गया. इट मे बी नोटेड दैट इफ द बायर और हिज एजेंट हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ डिसीविंग द सेलर और बाय यूजिंग एनी अदर इलीगल मेथड्स, देन इट विल नॉट अमाउंट टू बी लॉफुल पोजेशन बाय देम. अब क्या है कि अब ना बायर ने धक्के से सामान ले लिया, तो अब वो लॉफुल पोजेशन होगी. ठीक है जी. मतलब वो लॉफुल पोजेशन अब नहीं रहेगी. ठीक है जी. लॉफुल जो पोजेशन है वो नहीं रहेगी क्योंकि उसने धक्के से सामान लिया है. नेक्स्ट, बाय द वेवर. जब हमने सामान की डिलीवरी कर दी तो मीन्स हमारे पास पोजेशन चली गई, हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. पर अगर धक्के से बायर सामान हमारे पास से लेके गया, देन दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज नॉट लॉफुल. बाय वेवियर. When the seller waives the right of lien, waives means withdraw कर लेना, खत्म कर देना. His right of lien cannot be revived. मतलब revived means दोबारा नहीं आती. जब एक बार ही सेलर ने वो चीज़ थी जो उसको राइट मिला था वो उसने वेव कर लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा, तो वो दोबारा नहीं कर सकता. द वेवर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. या तो वो रिटर्न या ऑरल होनी चाहिए या वो थ्रू एक्शंस पता लगने चाहिए. ठीक है जी. A waiver is express where the contract itself provides that the seller shall not be entitled to retain the possession of the goods even if the buyer does not pay the price of the goods. A waiver is simple where the seller sells the good on credit, grants a fresh sum of credit where he accepts the negotiable instruments for the satisfaction of the price of the goods. Means अगर उसने वेव कर दी ये कंडीशन, राइट ऑफ लेन जो था उसने कहा, उसने वेव कर दिया, उसने कहा कि मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, तो अब उसके पास दोबारा राइट नहीं है कि वो लियन को लगा सके. बाय द टेंडर ऑफ द प्राइस. टेंडर मीन्स प्राइस, मनी. Where the buyer tenders price for the goods purchased by him, the seller is no more remains an unpaid seller. अब बायर ने पैसे ही दे दे तो अब वो अनपेड सेलर तो रहा ही नहीं, अब तो वो पेड सेलर हो गया, मीन्स नॉर्मल सेलर हो गया, तो उसके राइट ऑफ लियन भी लॉस्ट हो गया. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द राइट ऑफ लियन इज वंस लॉस्ट विल नॉट रिवाइव इफ द बायर रीडिलीवर्स द गुड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज फॉर रीअपेयर. अब आप कहो कि जी हमने ना एक बारी ना मतलब उसको सामान दे दिया बायर को
बायर ने हमने अपना जो राइट ऑफ लियन था वो नहीं लगाया, ठीक है जी। बायर ने हमें पैसे नहीं दिए। अब बायर है ना किसी कारण सामान हमने वापस दिया है, तो हम ना अब राइट ऑफ लियन लगा दें, नहीं, फिर हम सेकंड टाइम पे नहीं लगा सकते। वो सेलर की गलती थी, सेलर ने नहीं लगाया। अब है नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मैंने जैसे आपको बताया था कि रास्ते में था सामान, ट्रक से जा रहा था, सेलर ने ट्रक ही आधे रास्ते पे रुकवा दिया और कहा कि बायर के पास सामान अभी नहीं जाएगा, तो जो सामान है वो वापस सेलर के पास चला जाता है। So this is stoppage in transit. The right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit. Transit means जब ट्रांजेक्शन हो रही हो, मतलब जब सामान उसके पास जा रहा हो, to the regain possession and to retain them till the full price is paid. So, in other words, when the unpaid seller has parted with the goods to carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise this right of asking carrier to return the goods back or to not deliver the goods to the buyer. ठीक है जी। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमें बीच रास्ते में पता चल गया कि बायर हमें पैसे अब नहीं दे सकता, तो हम सामान को वापस अपने पास मंगा लेंगे और पोजेशन इसके अपने पास रख लेंगे अनलेस एंड अनटिल हमें पैसे मिल जाते हैं। अब अनपेड सेलर कब ये राइट्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है? जब वो अनपेड होना चाहिए, ऑब्वियसली जब उसके पास पैसे ना उसको मिले हो। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, अभी प्रॉपर्टी आधे रास्ते में होनी चाहिए। अगर तो उसके पास पहले से ही है तो वो तो राइट ऑफ लियन लगाएगा, अगर रास्ते में जा रही है तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएगा। द बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, बायर के पास पैसे खत्म हो जाने चाहिए, मीन्स बायर के पास अब पैसे नहीं होने चाहिए सेलर को देने के लिए, तभी वो अनपेड सेलर बनेगा ना, तभी तो उसके पास राइट आएगा कि वो अनपेड सेलर के सारे राइट्स को ले सके। फिफ्थ इज द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब वो रास्ते में होने चाहिए। द कैरियर मस्ट बी इंडिपेंडेंट मिडलमैन, ही शुड नाइदर बी द सेलर्स एजेंट नॉर द बायर्स एजेंट। मतलब जो ट्रक वाला है ना, जैसे इधर से सेलर से सामान बायर की तरफ जा रहा है, तो ना ये ट्रक वाला बायर का होना चाहिए, ना ये ट्रक वाला सेलर का होना चाहिए। जो बंदा बैठा है ना इसमें, ये किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है जी। The transit continues so long as the goods are not delivered to the buyer or his agent. अब कोई बंदा सोचेगा कि यार ये ट्रांजिट कब तक होगा, कब तक हम इस राइट को अप्लाई कर सकते हैं? जब तक गुड्स रास्ते में है तब तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एट द एंड एंड द सेलर कांट एक्सरसाइज हिज राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन द फॉलोइंग केसेस। अब कब ये हमने ऊपर देखा था ना कि राइट ऑफ लेन कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब इसमें राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। व्हेन द बायर और हिज सेलर टेक्स अ डिलीवरी, अब उसके पास पहुंच ही गया बायर के पास, अब थोड़ा हम ट्रक वाले को बोलेंगे भैया वापस ले आओ उसे सामान, नहीं, अब उसको पहुंच चुका है। व्हेन द इंडिपेंडेंट कैरियर एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, इंडिपेंडेंट जो कैरियर है, ये जो मिडलमैन है, इसने बताया होना चाहिए बायर को कि आपका सामान मेरे पास है। When the part delivery of the goods has been made with the intention of delivering the whole goods, अब पार्ट डिलीवरी उसको दी है, हमने ऐसे ज्यूम करके कि हमने पूरी डिलीवरी कर दी है। When the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, कैरियर की गलती, अब इसमें कैरियर ने wrongfully देने से मना कर दिया। इन सच केसेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लग सकता। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, अब ये इफेक्ट कैसे होता है? द अनपेड सेलर may exercise his right of stoppage by taking the actual possession of the goods, by giving the notice of his claim to the carrier in the possession of the goods. The notice may be given either in the person in actual possession of the goods or to the principal. हमने उसने कहा है कि इफेक्ट कैसे करेगा। द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज, वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब वो एक्चुअल पोजेशन ले लेगा, मतलब जब उसके पास पोजेशन आ गई तो मीन्स उसने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया। बाय गिविंग द नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है जी। अब जो क्लेम है ना, उसने नोटिस दे दिया कि जो कैरियर है ना, कैरियर को बोला कि आप ले आओ सामान वापस, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये हो गया, ठीक है जी।
Where the notice is given to the principal, the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstances that the principal may exercise reasonable diligence, may communicate to his servant or agent at the time of prevent delivery to the buyer. आपस में बात की होनी चाहिए. Difference between right of lien and right of stoppage in transit. अब इसका डिफरेंस देखेंगे. पहले तो पोजेशन ऑफ गुड्स. अब राइट ऑफ लियन में क्या था कि सेलर के पास ही पोजेशन थी और जो बायर के पास थी वो ओनरशिप थी. ठीक है जी. और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या था कि बायर के पास ओनरशिप है और जो सेलर है उसने सामान आधे रास्ते में ट्रक में बेच दिया और जो ये ट्रक वाला बंदा है ये इंडिपेंडेंट है, ना ये बायर की तरफ से ना ये सेलर की तरफ से है. दिस इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. और इसमें ये जो ट्रक वाला भैया हम सेलर वापस बुला सकते हैं और फिर पोजेशन अपने पास ले सकते हैं. इसमें पहले से पोजेशन उसके पास थी, इसमें वो पोजेशन दोबारा बुलाएगा अपने पास. Let's read it. Possession of the goods. Seller can exercise the right of lien only when he is in the possession of the goods. जब उसके पास goods हो. Right of stoppage commences the moment the seller parts with the possession. जब वो दूर होगा seller possession से अपने सामान से तब वो कर सकता है. Means जब वो ट्रक में होगा सामान. Solvency. The right of lien can be exercised even if the seller is solvent. अब सेलर के सेलर जो है सेलर सॉल्वेंट है, सेलर के पास पैसे पूसे सब कुछ हैं, फिर भी वो ये कर सकता है. द राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. अब आधे रास्ते से कब मंगाएंगे जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, जब बायर के पास पैसे खत्म हो गए. यहाँ पे ना आई गेस बायर आना चाहिए. हियर इट इज बायर. जब बायर सॉल्वेंट हो मीन्स बायर के पास अभी पैसे हैं, स्टिल हम उसको उसका सामान नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारे पैसे नहीं दे रहा. इसमें हमें आधे रास्ते में जाते जाते पता लग गया कि भाई वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास तो पैसे ही खत्म हो गए. ठीक है जी. पर्पस. द पर्पस ऑफ राइट टू लियन इज टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. अपने पास पोजेशन रखना ही उसका पर्पस है. और इसके पास है रीगेन. वो था रिटेन मतलब पहले से ही अपने पास रखना, और रीगेन मीन्स दोबारा अपने पास बुलाना. ट्रक से उसने दोबारा बुलाया. मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट. द राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेलर हिमसेल्फ. द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेलर थ्रू द कैरियर और द बिलिंग. अब यहाँ पे पोजेशन सेलर के पास ही रहती है, पर यहाँ पे बीच में ट्रक वाले के पास भी चली जाती है, तो उसको दोबारा फिर सेलर के पास लेके आनी पड़ती है. ठीक है जी. नेक्स्ट अभी लास्ट रह गया जो कि था राइट अगेंस्ट द गुड्स. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाएगा राइट अगेंस्ट द बायर. हम आज सिर्फ यहाँ तक रीड करेंगे. राइट ऑफ रीसेल. अब मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज ये सेलर है ये बायर है. ठीक है जी. अब सेलर जो बायर है वो सेलर को पैसे नहीं दे रहा, तो अब सेलर के पास क्या राइट बनता है, वो किसी और को अपना सामान बेच दे. अब वो कब कब सामान बेचेगा, जब सामान खराब हो सकता है. ठीक है जी. अब जो हम बंदा पैसे नहीं दे रहा, हम उसके लिए सामान अपने पास थोड़ा रखेंगे कि हाँ जी कोई नहीं खराब हो जाएगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वो गुड्स खराब होने वाली हैं तो हम हमें ना यहाँ से पैसे मिलने हैं, ऊपर से हमारे गुड्स भी खराब हो जाने हैं, तो सारा नुकसान भरना पड़ेगा सेलर को. अब इस केस में सेलर किसी और को भी दे सकता है. The unpaid seller has two important rights, namely the right of lien and the right of stoppage in transit. Unpaid seller के हमने दो rights पढ़े ऊपर, right of lien and right of stoppage. In cases he exercise any of the rights, he again gets the possession of the goods which had been seen earlier by him. वो दोबारा possession उसके पास मिल जाती है. राइट ऑफ लियन में तो होती है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में दोबारा मिल जाती है. उन्होंने ये बात बोली है. द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग केसेस. रीसेल मीन्स दोबारा बेच सकता है. नंबर 1, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर. जब गुड्स खराब हो सकती हैं, एज ए सेड कि पैसे तो मिलने ही नहीं है तो गुड्स भी खराब होने का डर है. एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. Where the unpaid seller has exercised his right of lien or stoppage in transit and given the notice to the buyer
with the intention to resell the goods where the buyer has not within the reasonable time paid or tendered the price. Very important price point. important क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे बायर को इंटेंशन होनी चाहिए रीसेल एंड बायर को बताना है, गिवन द नोटिस, बायर को बताना है कि हम ये सामान बेचने लगे हैं। बिना बायर को बताए, बिना बायर को इन्फॉर्म करे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बायर के पास ओनरशिप है उस चीज़ की। चाहे पोजेशन हमारे पास है पर ओनरशिप बायर के पास है, और अगर बायर हमसे सामान नहीं ले रहा तो हम उसकी ओनरशिप छीन लेंगे, बट वी हैव टू गिव द नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट। Where the seller expressly reserves a right to resale in the case of the buyer should make the default. No notice of the case is required in this case. अब where the seller expressly reserves the right of resale. अच्छा, अब सेलर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं रीसेल कर दूंगा अगर आपने पैसे नहीं दिए। अब उसने पहले ही एक्सप्रेस कर दिया हुआ है, तो अब उसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। It may be noted if on a resale there is a loss to the seller, the difference between the contract price and the market price, he can claim it from the buyer. But if there is surplus on the resale, the seller is not bound to hand it over the buyer because the buyer cannot be allowed to take the advantages of his own wrong. Okay, this is also very important. मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सामान था 100 रुपये का, ठीक है जी। मैंने जो ये मेरे सामान की प्राइस है, ठीक है, और मैंने ये सामान बेचना था बायर को 100 रुपये में, ठीक है जी। पर अब क्या हुआ कि बायर ने कोई सामान के लिए हामी नहीं भरी, बायर ने सामान नहीं लिया, पैसे नहीं दिए। अब सेलर के पास क्या है, वो गुड्स खराब हो सकती हैं, तो अब इधर से तो पैसे आने नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक और बंदा पकड़ा, सी पर्सन। उसने क्या कहा उसने सी को बोला कि ये सामान 105 रुपये का है। तो अब क्या होगा, सामान था 100 रुपये का पर सेलर ने बेचा 105 रुपये का, 5 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट बायर को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये हो गया पहला केस। आई होप आपको समझ आ गया कि जो भी हम प्रॉफिट करेंगे किसी और बंदे को सेल करने से, वो हम पुराने पर्सन को नहीं देंगे। अब दूसरा केस क्या है कि जो प्राइस था वो था 100 रुपये, हमने बायर को देना था 100 रुपये का, बट उसने नहीं लिया, सामान धीरे धीरे खराब हो रहा है। हमने क्या किया, हमें कोई पर्सन मिल गया, हमने उससे कहा कि भाई तू 90 में ले जा, बस तू ले जाइए सामान, मेरा सामान खराब ना हो जाए, ठीक है जी। तो हमने अब क्या किया, उसको सामान को 90 में बेच दिया। इसमें हमारा कितने का लॉस हुआ, 10 का हमें लॉस हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये लॉस है ना, ये वाला पुराने बायर से हम वसूल लेंगे। हम उसको बोलेंगे भाई तेरी वजह से हमारा नुकसान हो गया, हमें ये 10 रुपये दे। हम उसको प्रॉफिट नहीं देंगे, बट हम उसे लॉस जरूर रिकवर करा सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जितना भी प्रॉफिट हमें होगा रीसेल करने पे, सेल करने में नहीं, रीसेल करने पे प्रॉफिट हम सेलर से नहीं लेंगे, नहीं देंगे, सॉरी, बायर को हम प्रॉफिट नहीं देंगे। आई एम वेरी सॉरी, हम बायर को, पुराने बायर को प्रॉफिट नहीं देंगे। पर अगर कहीं पे लॉस हो गया तो हम पुराने बायर से लॉस को रिकवर करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। राइट ऑफ रीसेल विद और विदाउट द नोटिस। द इफेक्ट्स ऑफ द रीसेल में बी समराइज्ड। अब इसकी समरी क्या है, अनपेड सेलर राइट टू रिकवर द लॉस ऑन द सेल। जो अनपेड सेलर है, जो उसका नुकसान हुआ, वो ले सकता है या नहीं? हाँ जी, नोटिस के बाद वो ले सकता है, बट विदाउट अ नोटिस वो नई सामान को रीसेल कर सकता। ओरिजिनल बायर्स राइट टू रिकवर द प्रॉफिट ऑन द सेल। जो ओरिजिनल बायर है, मतलब जिसने पहले ओनरशिप ली पर पैसे नहीं दिए, तो उसके पास प्रॉफिट का नहीं होगा, विदाउट द नोटिस होगा अवेलेबल। जो न्यू बायर है उसको गुड टाइटल मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, इसमें भी बिल्कुल मिलेगा, चाहे नोटिस दिया हो या नहीं दिया हो, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा ही। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, विच इज चैप्टर नंबर 5, अनपेड सेलर का।
अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगेंस्ट द बायर राइट्स।